Yesterday we have seen the various essential elements oblique legal rules oblique features of a contract of guarantee. पर्पस होता है परफॉर्मेंस ऑफ लाइबिलिटी या पेमेंट ऑफ डेट। सर उसके लिए पहले डेट या लाइबिलिटी एग्जिस्टिंग होनी, मतलब वो होनी चाहिए, उसका एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, पहले से एग्जिस्टिंग होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो भी होने चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन के एलिमेंट में कुछ एडजस्टमेंट होता है। नंबर 4, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। यदि कोई चीज छुपा के या मिसरिप्रेजेंट करके यदि किसी से कोई गारंटी ली गई है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सर ओरल या रिटन कैसा भी हो सकता है। एंड ज्वाइनिंग ऑफ अदर को श्योरिटीज, यदि ऐसा लिखा गया है कि बाकी के को श्योरिटीज ज्वाइन होंगे तभी मेरी लाइबिलिटी चालू होगी, तो जब तक बाकी को श्योरिटीज ज्वाइन नहीं होते हैं तब तक कोई लाइबिलिटी नहीं। झील बोल, क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, मेरे को वो लास्ट वाले पॉइंट में डाउट था, पर हो गया क्लियर। हो गया क्लियर, ठीक है। टाइप्स ऑफ गारंटी, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं कि सर दो टाइप्स ऑफ गारंटी होती है, एक तो होती है स्पेसिफिक गारंटी और एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। देखो नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। स्पेसिफिक गारंटी जो होती है वो कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को लेकर, एक उसी को लेकर दी गई होती है स्पेसिफिक गारंटी। ठीक है, जबकि कंटिन्यूइंग गारंटी कंटिन्यूअस नेचर की होती है, या तो दो पार्टीज के बीच में एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को लेकर हो सकती है कि अगले 5 ट्रांजैक्शंस के लिए मेरी गारंटी है, या फिर एक एक लिमिट बांध दी है कि मैं आपको 10 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी देता हूँ, वो चाहे आप 1 लाख तक के लिमिट के करो चाहे 5 लाख के करो, टोटल 10 लाख तक की कंटिन्यूइंग गारंटी। या फिर अगले 1 साल तक आप जितने ट्रांजेक्शन पार्टी नंबर 1 और 2 अपने बीच में करते हैं, यानी कोई ना कोई कंटिन्यूअस नेचर की बात आपको उस गारंटी में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए डिटेल्स देखते हैं। स्पेसिफिक गारंटी, केस का नाम है के वर्सेस ग्रोव। ठीक है, इससे आया स्पेसिफिक गारंटी का कंसेप्ट, के वर्सेस ग्रोव। पढ़ते हैं स्पेसिफिक गारंटी। मंशा पढ़ना चालू कर। के वर्सेस ग्रोथ, गारंटी फॉर सिंगल डेट और स्पेसिफिक ठीक है, स्पेसिफिक गारंटी इज अ श्योरिटी। गारंटी फॉर सिंगल डेट और अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। ये हमने पढ़ ही लिया, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। पॉइंट नंबर बी मंशा। Surety's liability comes to an end when the guaranteed debt is due, discharged, or the promise is duly. भाई ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है और ये श्योरिटी या गारंटर है। तो जब इसने जिस एक पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन या एक डेट के लिए श्योरिटी ने क्रेडिटर को गारंटी दी, ठीक है, जब प्रिंसिपल डेटर ने वो जो भी 5 लाख रुपए का अमाउंट मान लो लौटाना था वो लौटा दिया, तो इसकी स्पेसिफिक गारंटी कम्स टू एन एंड, इसकी गारंटी खत्म हो जाती है, कोई जरूरत नहीं रहती उसके आगे। तो श्योरिटीज लाइबिलिटी कम्स टू एन एंड कब खत्म होती है? when the guaranteed debt is duly discharged or the promise is duly performed। जो भी प्रॉमिस इसने पूरा किया था कुछ करने का, या तो वो कर दिया है या कुछ चुकाना था वो चुका दिया है, तो उस संबंध में जो गारंटी दी हुई थी स्पेसिफिक गारंटी, इट कम्स टू एन एंड, खत्म हो जाती है, उसकी अब फर्दर फर्दर उस पर लायबल नहीं बना सकते। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, कंटिन्यूइंग गारंटी, सेक्शन 129 पढ़ भाई, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है? Guarantee which extends to a series of transaction or time. देखो, या तो अगले 1 साल तक आप लोगों के बीच में प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं सबके लिए मेरी गारंटी रहेगी, अगले 1 साल तक के लिए मेरी गारंटी रहेगी। नंबर 2, या फिर टाइम पीरियड या फिर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, अगले 10 ट्रांजैक्शन तक के लिए, या कोई एक अमाउंट बता दिया कि इतने लाख तक के लिए मेरी गारंटी रहेगी, इसमें आपको जितने भी ट्रांजैक्शन करने हैं कर लो। So it is a continuing guarantee, guarantee which extends to a series of transaction or time period is a continuing guarantee. Point B, Mansha. A surety's liability continues until the revocation of the guarantee. सर ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है, ये श्योरिटी है। सर इसकी लाइबिलिटी कंटिन्यूइंग गारंटी में तब तक चलती रहेगी जब तक कि
या तो वो लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो गई हो, या फिर वो 1 साल का टाइम पीरियड नहीं बीत गया हो, या वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं खत्म हो गए, उनके लिए तो रहेगी ही रहेगी हमेशा, यदि वो पैसा नहीं चुकाया तो। अब सर इसकी गारंटी कब खत्म होती है? इसकी गारंटी तब खत्म होती है जब अंटिल द रिवोकेशन ऑफ द गारंटी। या तो देखो प्रिंसिपल डेटर ने वो 1 लाख रुपए जो भी मतलब 10 ट्रांजैक्शन या 10 लाख रुपए तक के जितने भी ट्रांजैक्शन या 1 साल तक के लिए, या तो ये सब इसने लौटा दिए हो, ठीक है, उस 1 साल में जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं या 10 लाख रुपए जो भी इसने कर दिया हो, तो पहला तरीका तो वो है कि इसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है इसकी लाइबिलिटी खत्म होने का? कि सर ये अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है, ये अपनी गारंटी को रिवोक कर सकता है। What is the meaning of the term revocation? Revocation का मतलब क्या होता है? Revocation of offer and acceptance पढ़ा है हमने। Revocation of offer and acceptance पढ़ा है चैप्टर ऑफर और एक्सेप्टेंस में। What is the meaning of the term revoke? What is the meaning of the term revoke? Riya? वापस ले लेना या एंड तो कर देना। वापस ले लेना या खत्म कर देना, दैट्स इट। इतना क्या सोच रहे हो सब जने? तो सर ये प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर को जो श्योरिटी ने गारंटी दी थी, इसने कहा अभी तक देखो इसने 10 ट्रांजैक्शंस के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी दी थी, अभी तक ट्रांजैक्शन नंबर 1 2 3 और 4 हुए। इसके बाद में श्योरिटी ने अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर दी, बोला अब आगे मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, मैं अपनी गारंटी वापस लेता हूं। तो सर ये आने वाले ट्रांजैक्ट मतलब आने वाले टाइम पीरियड के लिए जो भी था उसके लिए इसने अपनी गारंटी रिवोक कर दी, ठीक है, आने वाले अमाउंट के लिए या टाइम पीरियड के लिए इसने अपनी कंटिन्यूस गारंटी रिवोक कर दी। सर उससे होगा क्या? ये पहले वाले 4 ट्रांजैक्शंस जो हो चुके हैं प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, उसके लिए तो इसकी गारंटी बिल्कुल वाजिब रहेगी। यदि इन 4 ट्रांजैक्शंस के लिहाज से प्रिंसिपल डेटर ने ये क्रेडिटर को पैसा नहीं चुकाया है, तो गारंटर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। लेकिन आगे के लिए इसने अपनी गारंटी रिवोक कर दी, आगे कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी यहां पर रिवोक की है ना, तो इन पहले 4 ट्रांजैक्शंस के लिए जो इसकी गारंटी के बेसिस पे कर लिए गए हैं उनके लिए ये गारंटर या श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फंडा समझ में आ गया? बोलो यस और नो। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो पढ़ते हैं अब इसको। रिवोकेशन पढ़ गई। Revocation. A continuing guarantee may be revoked anytime by surety, giving a notice to creditor. However, such revocation will be effective only respect of future transaction. Liability of surety regarding previous transaction remains unaffected. बिल्कुल वही है कि सर 1 2 3 4 ट्रांजैक्शंस तो हो गए, इसके बाद के लिए रिवोक किया है आपने यदि, तो फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी रिवोक हुई है, जो ऑलरेडी इसकी गारंटी के बेसिस पे कर लिए गए हैं उनके लिए रिवोक नहीं होगी। पॉइंट नंबर डी पढ़ गई। Surety, a death of surety operates as a revocation of continuing guarantee as future transaction. सर ये प्रिंसिपल लेटर था, ये क्रेडिटर था, ये श्योरिटी था, इसने कंटिन्यूइंग गारंटी दी क्रेडिटर को अगले 5 ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है। तो सर 3 ट्रांजैक्शंस के बाद में इस श्योरिटी की ही डेथ हो गई, तो सर यहां से कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी, लेकिन पुराने वाली एज इट इज चलती रहेगी। सर वो तो मर गया, अब कैसे? कि सर यहाँ पर कोई पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व थोड़ी है जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर तो जस्ट पैसा लेना देने की गारंटी हो रही है, ठीक है। तो सर पर्सनल स्किल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो जो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसके सॉरी, वो इसके बिहाफ पे गारंटी पूरी करेंगे, वो इसके बिहाफ पे गारंटी को पूरी करेंगे। कितने अमाउंट तक करेंगे? सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को मान लो 1 करोड़ रुपया मरने पे मिला है गारंटर के, और लाइबिलिटी 1.25 करोड़ की है, तो सर तो भी ये 1 करोड़ रुपए तक के लिए ही मैक्सिमम लायबल होंगे। ये हम सब जानते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हद तक कि सर जितना उन्होंने लिया है उससे ज्यादा उनको कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। रिया बोल क्या डाउट है?
तो फिर रिवोकेशन ऑफ गारंटी स्पेसिफिक गारंटी नहीं होएगा, क्योंकि वो मतलब कुछ ही ट्रांजैक्शंस के लिए है ना, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के लिए। स्पेसिफिक तो एक होता है इस एक ट्रांजैक्शन के लिए, यहाँ पर हम सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टाइम फ्रेम में ले ले, या फिर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस 10 अगले 10 ट्रांजैक्शन के लिए ले ले, या अमाउंट के लिए ले ले। ठीक है, ये कंटिन्यूइंग गारंटी। एक स्पेसिफिक मीन्स एक, यहाँ पर कौन सी एक की बात करी मैंने, ये कंटिन्यूइंग गारंटी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने टाइप्स ऑफ गारंटी पढ़ ली। छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ गारंटी, कि सर स्पेसिफिक गारंटी और कंटिन्यूइंग गारंटी। स्पेसिफिक गारंटी का जहां भी नाम आए वहां के वर्सेस ग्रोव्स का एक नाम मेंशन कर देना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि सर कंटिन्यूइंग गारंटी में ये लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। कैसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कि सर ये प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है, ये गारंटर है, इसने अगले 10 ट्रांजैक्शंस के लिए या 15 लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शंस के लिए या फिर अगले 1 साल तक के लिए कंटिन्यूइंग गारंटी दी। अभी तक 4 ट्रांजैक्शन ही हुए, इसने रिवोक कर दी या इसकी डेथ हो गई, तो सर अब आगे के ट्रांजैक्शन, तो अब क्या होगा कि सर इन 4 ट्रांजैक्शन के लिए तो गारंटी अभी भी वैलिड रहेगी, और फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए ये कंटिन्यूइंग गारंटी खत्म। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना, आंसर अपने आप निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गारंटर्स या श्योरिटीज लायबिलिटी। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं कि सर गारंटर जिसने गारंटी दी है उसकी किस हद तक उसकी लायबिलिटी होती है, और उसकी लायबिलिटी का नेचर क्या होता है। सर प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है। कल ही बता दिया था मैंने आपको कि सर प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो जो ट्राइंगल में ये जना बैठा हुआ है सर, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिंसिपल डेटर की, कि पहले इसको चुकाना है। यह फेल हो जाएगा तो गारंटर का नंबर लगेगा। ठीक है, ये तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो प्रिंसिपल डेटर में एक वर्ड पी है, तो सर पी मींस प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है। ठीक है, और सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी श्योरिटी या गारंटर की है। एस मींस सेकेंडरी, तो ऐसे याद रख लो। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की है, सेकेंडरी रेस्पॉन्सिबिलिटी यदि प्रिंसिपल डेटर फेल हो जाता है, नहीं चुकाता है, तो गारंटर की। पहली बात। दूसरी बात कि सर अब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो क्रेडिटर के पास में ऑप्शन है, वो डायरेक्टली इसको स्यू करके पैसे लेना चाहता है, या डायरेक्टली गारंटर को बुला सकता है कि भैया वो फेल हो गया, अब मैं वसूला वसूली उससे नहीं करना चाहता हूं, मैं तुमसे पहले मांगूंगा, तो वो ऐसा कर सकता है। सर ये सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये मत कहना, गारंटर ये नहीं कहना कि पहले इस पे केस तो करो, वो तो देखो, वो तो करो। अरे भाई वो कर सकता है। डिटेल्स अभी पूरी अपन देखते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सबसे बड़ा फर्क यही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सबसे बड़ा फर्क ही यही है। इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी होती है, जबकि गारंटी में गारंटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंडरी होती है। ये बात ध्यान रखना, हमेशा से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। लायबिलिटी ऑफ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। मंशा फर्स्ट पॉइंट। मंशा क्या हुआ? Liability of surety is secondary in nature as he is liable only on default of principal debtor. So liability of principal debtor is primary in nature. पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट पर मंशा। The liability of surety is coextensive, equal with that of the principal debtor unless otherwise provided in contract. देखो ये पॉइंट क्या बोलता है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी। ठीक है सर, जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज नहीं लिखा हुआ हो, यदि गारंटर या श्योरिटी ने पीडी के बिहाफ पे क्रेडिटर को गारंटी दी है, तो जितनी प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी होगी उतनी ही श्योरिटी या गारंटर भी लायबल होगा, यदि लायबिलिटी आ जाती है चुकाने की। जितनी लायबिलिटी इसकी प्रिंसिपल डेटर की, उतनी श्योरिटी या गारंटर की लायबिलिटी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं लायबिलिटी ऑफ गारंटर इज को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव मतलब बरोबर
टू दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। जितनी जितनी इसकी है उतनी इसकी एक्सटेंड कर जाएगी, को एक्सटेंसिव, जितनी उसकी है उतनी इसकी एक्सटेंड कर जाएगी लाइबिलिटी। हाँ, यदि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिख देते हैं कि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में कितने लाख रुपए का भी ट्रांजैक्शन हो, मेरी गारंटी केवल 5 लाख रुपए तक की है। अब तुम्हारे कर्म फूटे, तुम 10 लाख के करो, 15 लाख के ट्रांजैक्शन करो, मेरी गारंटी केवल 5 लाख रुपए तक की है, तो फिर को एक्सटेंसिव नहीं, केवल मैक्सिमम इस लिमिट तक हो जाएगी। फंडा समझ में आ गया? यदि कॉन्ट्रैक्ट साइलेंट है और यदि तुमने गारंटी दे दी है तो जितनी इसकी लाइबिलिटी उतनी तुम्हारी, को एक्सटेंसिव उतनी तुम्हारी हो जाएगी। तो बड़ी देखो, अव्वल तो बहुत महान महान दोस्त होते हैं। एक बार रिया को लोन की जरूरत पड़ गई थी कि मुझे मकान बनाना है, 1 करोड़ रुपए का लोन ले रही हूँ। तो रिया ने क्या किया, बैंक ने बोला गारंटर लाओ भैया। तो रिया ने क्या किया, अपनी फ्रेंड मंशा को याद किया, मंशा गारंटी दे मेरे बिहाफ पे। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग इस जगह पे मना कर देते हैं, भैया तूने कल को लोन नहीं चुकाया, किसी भी कारणवश यदि तूने लोन नहीं चुकाया तो मेरे को चुकाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप नहीं चुकाना चाहते हो तो मना कर सकते हो। ठीक है, मंशा ने कहा यार देख है ना, तू लोन तो ले रही है 1 करोड़ रुपए का, मेरी जेब में मात्र 20 लाख रुपए हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं 20 लाख रुपीज तक की गारंटी बैंक को दे देती हूँ, और चाहिए तो और गारंटर ले आओ, गारंटर नंबर 2 गारंटर नंबर 3 भी ले आओ, मैं आपको 20 लाख रुपीज तक की गारंटी देने को तैयार। इसने मित्र का रोल तो निभाया, लेकिन अपनी चादर देखते हुए निभाया, ये सबसे बेस्ट काम है। ठीक है, ताकि कल को लाइबिलिटी अराइज भी हो जाए तो एकदम इसका मंशा का घर बिकने की नौबत नहीं आ जाए। ठीक है, तो कभी किसी के लिए जीवन में गारंटी देनी भी पड़े ना, अव्वल तो बहुत सोच समझ के देना, और यदि देनी भी पड़े तो लिमिट कर देना अपनी एक्सटेंट को कि भाई 5 लाख रुपए तक की, 10 लाख रुपए तक की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो सर पॉइंट क्या है, वैसे तो गारंटर की लाइबिलिटी बरोबर होती है जितनी प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है उसके, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज लिखा हुआ है तो फिर उतनी हो जाएगी, उतने तक लिमिट हो जाएगी। वंशा पॉइंट नंबर 3। Where a debtor cannot be held liable on account of any defect in document, the liability of surety also ceases. देखो, कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर और गारंटर, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे गारंटर ने क्रेडिटर को गारंटी दे दी। ठीक है सर, अब क्या है, ये प्रिंसिपल डेटर को पेमेंट के लिए लायबल बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि पेपर्स में कुछ गड़बड़ है। देयर इज सम झोल, झोल मतलब समझते हो ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ जाला है। ठीक है, सो where a debtor cannot, principal debtor cannot be held liable on account of any defect in document, तो सर फिर गारंटर की भी लाइबिलिटी नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जो प्राइमरी बेसिस है वो ही खोटा हो गया, तो फिर गारंटर को भी लायबल नहीं बनाया जा सकता, फिर गारंटर को भी लायबल नहीं बनाया जा सकता। यानी कि यहाँ पर ध्यान किसको रखना है, क्रेडिटर या बैंक को, कि वो जो भी पेपर्स वगैरह रख रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहा है, उसमें प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी यदि नहीं होती है तो फिर गारंटर भी लायबल नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण बहुत सिंपल है, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है सर, प्रिंसिपल डेटर की है। यदि प्राइमरी लाइबिलिटी ही खोटी निकल गई, गलत निकल गई, तो सेकेंडरी जो उसके बिहाफ पे है उसको भी आप कैसे बुला सकते हो। तो यदि कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ के कारण, कैसा भी डॉक्यूमेंट गड़बड़ जाला के कारण यदि प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी नहीं ले पा रहे उससे, तो फिर गारंटर की भी या श्योरिटी की भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 5। A creditor may choose to proceed against a surety first unless there is an agreement to the contrary. देखो देखो, प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी लाइबिलिटी होती है कि मैं पैसा चुकाऊंगा, गारंटर या श्योरिटी की सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है कि ये फेल होगा तो ये पैसा चुकाएगा। वेरी सिंपल। अब फेलियर हो गया, प्रिंसिपल डेटर ने नहीं चुकाया, तो अब क्रेडिटर के पास में ऑप्शन खुला है, वो चाहे तो पहले इसके खिलाफ केस वेस फाइल करे, वो चाहे तो डायरेक्टली श्योरिटी को बुला ले, गारंटर को बुला ले, भाई ये फेल हो गया है तो अब आपकी भी लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव थी, अब आप वो नहीं चुका पाया प्राइमरी वाला,
तो अब मैं उसके खिलाफ केस करूं, ये भी मेरा ऑप्शन है। मैं डायरेक्टली आपसे मांगू, ये भी मेरा ऑप्शन है, मैं डायरेक्टली आपसे मांग सकता हूं। ठीक है, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इनटू दी कॉन्ट्रैक्ट। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, यदि गारंटर ने गारंटी देते वक्त बुद्धि रख ली थी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया, सर यदि प्रिंसिपल लेटर जो कि प्राइमरी लायबल है पैसा चुकाने को, यदि वो फेल हो जाता है, तो पहले आप उससे वसूल करने की कोशिश करेंगे, नहीं वसूल पाते हो तो मेरी गारंटी को इन्वोक करोगे। तो भैया गारंटी देते वक्त बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। ठीक है, तो सर पॉइंट क्या है, देखो दो पॉइंट को पैरेलल लेके चलना। कई बच्चे क्या है, इधर कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या दो पॉइंट को पैरेलल लेके चलना कि सर प्रिंसिपल डेटर जो है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है पैसा चुकाने की, और गारंटर की सेकेंडरी लाइबिलिटी है। यस सर, हमको ये क्लियर है। लेकिन जब डिफॉल्ट हो गया तो फिर अब सर ये इससे भी पहले मांग सकता है। जरूरी नहीं है इसके खिलाफ ही एक्शन लेवे, ये डायरेक्टली इससे भी मांग सकता है। इसको बोल सकता है भैया डिफॉल्ट हो चुका है, अब तो आप, मैं पहले आपसे मांगूंगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। ये ऐसा नहीं बोल सकता कि सर पहले अपने वो वाले लिमिट्स एग्जॉस्ट करो ना, जो आपके पास में दूसरे एवेन्यूज है वो एग्जॉस्ट करो, नहीं हो तो मेरे पास में आओ। ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकता। हाँ, ये एतराज तब कर सकता है जब कॉन्ट्रैक्ट में इसने लिखवाया हो कि भले ही कि पहले आप दूसरे एवेन्यूज को एग्जॉस्ट करेंगे फिर मेरे पास में आएंगे, तो फिर ये मना कर सकता है। अदरवाइज क्रेडिटर डिफॉल्ट होने पे इसको या इसको, जो जिसकी उसकी इच्छा हो उससे पैसा मांग सकता है पहले। सो अ क्रेडिटर में लिखा हुआ है, देखो में, उसकी इच्छा होगी तो। अ क्रेडिटर में चूज टू प्रोसीड अगेंस्ट अ श्योरिटी फर्स्ट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी। देखो लॉ की जो भाषा है ना, मे, शैल, कॉमा, सेक्शंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, किस तरीके से पढ़ना। तुम अब लॉ के स्टूडेंट हो चुके हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब केवल अकाउंटेंसी या वही सब नहीं पढ़ना, आपको इकोनॉमिक्स की भी समझ होनी चाहिए। आपको इकोनॉमिक्स के अलावा आपको लॉ की तो सबसे शानदार समझ होनी चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे, आपने एक्ट क्या है, लॉ ही तो है। आप कितने सारे लॉ पढ़ोगे, आप आईटी इनकम, ये आईटी लॉ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज है वो पढ़ोगे, आप कंपनी लॉ पढ़ोगे, आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ोगे। आपको यार लॉ तो पीछा छूट ही नहीं सकता मरते दम तक। मरने के बाद में भी लॉ बोलेगा डेथ का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लॉ आपको मरने के बाद में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए क्या है, जन्मते से है ना, जन्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और मरने का भी कंपलसरी है। इसलिए जीवन में इससे भागना छोड़ दो, इसको अपने लिए यूज करना सीख लो, तो बहुत जगह बच जाओगे। ठीक है, चलिए नोट पढ़ भाई। As soon as principal debtor defaults in payment of the debt, the surety also becomes liable. Thus, a creditor is not bound to proceed against the principal debtor first. He can directly sue the surety without suing the principal debtor. However, until the principal debtor makes any default, the creditor cannot ask the surety to pay the debt. Hence, the surety's liability is secondary and the liability of principal debtor being primary. ये जो मैंने समझाया था ना, उसको मैंने नोट में भी लिख दिया है ताकि कभी आप लोग बाद में पढ़े तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, वही चीज है कि दो चीजें, लाइबिलिटी प्राइमरी किसकी, सेकेंडरी किसकी, लेकिन एक बार डिफॉल्ट हो गया तो फिर अब वो किसी से भी मांग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मंशा। Surety's liability may be specific or continuous. ये अपन ने ऊपर टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में अपन ने पढ़ा था ना कि श्योरिटी की लाइबिलिटी या तो स्पेसिफिक भी हो सकती है या फिर कंटिन्यूस भी हो सकती है। लास्ट पॉइंट, Surety's liability may be conditional. Surety may impose certain conditions in contract of guarantee. Until those conditions are met, surety shall not be liable. अपन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे थे, जो मेन जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, अभी भी अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ रहे हैं बट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो जब अपन जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे, अपन ने वहां पर एक टर्म पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी, अ कॉन्ट्रैक्ट में बी कंडीशनल, या ऑफर में भी कंडीशनल, कॉन्ट्रैक्ट में भी कंडीशनल। जिसमें मैंने आपको बताया था ना, एक्स ने वाई को ऑफर दिया, मेरी 10 लाख रुपए की रोलेक्स वॉच मैं तुझे 3 लाख रुपए में ही देने को तैयार हूं, यदि तू पेमेंट आज दोपहर 12 बजे तक लेके आ जाए 3 लाख रुपए तक का,
तो कंडीशनल बातें हो गई ना यहाँ पर। तो अपन ने वहां पर पढ़ा था एक कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से जब गारंटर श्योरिटी को गारंटी दे रहा है पीडी के बिहाफ पे, वो उसको कंडीशनल बना सकता है। अभी क्या बताया था आपको कि सर कंडीशन लगा दी, पहले यदि डिफॉल्ट हुआ तो पहले प्रिंसिपल डेटर से वसूलने की कोशिश करोगे, फिर मेरे पास में आओगे, पहली कंडीशन लगा दी। ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी कंडीशनल। सेकंड एग्जांपल देखो कंडीशनल का, सर यदि 4 गारंटर रखने की बात हुई है तो ये सेकंड कंडीशन लगा सकता है, जब तक बाकी के गारंटर्स आके गारंटी नहीं ले लेते आप मेरी गारंटी को इन्वोक नहीं करोगे। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन भी लगा सकता है। तीसरी सिचुएशन देखो कंडीशनल कैसा होता है, सर प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड गारंटर। क्रेडिटर ने 10 करोड़ रुपए का लोन देने की बात करी, ठीक है, बोला प्रिंसिपल डेटर को देख भाई कुछ तो गिरवी रखवा। तो इसने बोला देखो मेरे पास में 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जो मैं आपके पास में गिरवी रखा देता हूँ। बोला फिर बाकी की 5 करोड़ का मैं क्या करूँ? तो बोला गारंटर ले आ। ठीक है, तो यहाँ पर एक गारंटर बहुत अच्छा फ्रेंड था, 5 करोड़ रुपए की गारंटी उसने दे दी। ठीक है, यानी कि अब क्रेडिटर के पास में 2 एवेन्यूज हैं। पहला, यदि प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो वो प्रॉपर्टी बेच के 5 करोड़ रुपए खड़े कर सकता है। और दूसरा कि सर मान लो प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 करोड़ थी, उसके अलावा भी क्रेडिटर ने गारंटर मांगा, तो सर इसने गारंटी दे दी। ठीक है, इसने भी 10 करोड़ रुपए की गारंटी दे दी। तो सर अब क्रेडिटर के पास में 2 ऑप्शन है कि सर या तो प्रॉपर्टी बेच ले या गारंटर को उसकी गारंटी इन्वोक कर ले। तो सर बाय डिफॉल्ट क्रेडिटर को जो भी पसंद है वो कर सकता है। वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा खड़ा करना चाहे वो प्रॉपर्टी बेच के कर सकता है, उसको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है तो वो गारंटर को बोल सकता है कि नहीं मुझे प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, मुझे तो आपसे वसूलना है। ये वो कर सकता है, उसको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है सर, लेकिन यदि गारंटर ने कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही लिखवा लिया कि सर मैं गारंटी दे तो रहा हूं लेकिन कल को डिफॉल्ट हो गया तो क्रेडिटर पहले प्रॉपर्टी से पैसा वसूलने की कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो सेकेंडरी लेवल पे मेरे को परेशान करेंगे, तो फिर ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस ले ली। यानी कि कितने भी तरीके के कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो वाजिब है वो डाल सकता है। ठीक है, सो श्योरिटीज लाइबिलिटी में बी कंडीशनल। ठीक है, श्योरिटी में इम्पोज सर्टेन कंडीशंस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंटिल दोज कंडीशंस आर मेट श्योरिटी शैल नॉट बी लायबल। तो हमने कितने कितने 6-7 चीजें पढ़ी है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लाइबिलिटी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, सेकेंडरी होती है, को एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज तो इसमें पढ़ना ही रह गया कि श्योरिटी की लाइबिलिटी इक्वल या को एक्सटेंसिव होती है प्रिंसिपल डेटर के जितनी, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। सर अकॉर्डिंगली सर प्रिंसिपल डेटर से मेन जो लोन का अमाउंट है वो तो वसूल ही सकते हैं सर, इंटरेस्ट का अमाउंट भी वसूल सकते हैं, डैमेजेस का अमाउंट भी वसूल सकते हैं, वसूलने के लिए कॉस्ट लगी है कोर्ट में वो कॉस्ट का अमाउंट भी वसूल सकते हैं। तो जो जो चीज प्रिंसिपल डेटर से वसूल सकते हैं वो सारी सारी चीजें गारंटर से भी वसूल सकते हैं। को एक्सटेंसिव जितनी उसकी है उतनी ही गारंटर की भी होगी। ठीक है, तो उसमें मेन लोन अमाउंट या जो भी डेट अमाउंट है उसके अलावा इंटरेस्ट कॉस्ट एक्सपेंसेस सब जोड़ सकते हो। ठीक है, को एक्सटेंसिव है इसलिए। ठीक है, जहां कोई डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट के कारण प्रिंसिपल डेटर को लायबल नहीं बनाया जा सकता वहां गारंटर को भी नहीं बनाया जा सकता। अब एक बार डिफॉल्ट हो गया, अब क्रेडिटर की ऑप्शन है कि वो पहले प्रिंसिपल डेटर से वसूलना चाहता है या क्रेडिटर से वसूलना चाहता है या गारंटर से वसूलना चाहता है। वो क्रेडिटर का ऑप्शन है, वो चाहे जिसको परेशान कर सकता है अनटिल अदरवाइज एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी भी हो सकती है, श्योरिटी की लाइबिलिटी कंटिन्यूस भी हो सकती है या स्पेसिफिक भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। लाइबिलिटी ऑफ 2 persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default। एक बार इसको पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा। लाइबिलिटी ऑफ 2 persons primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default। पढ़ भाई इसको।
where two persons are acting as joint principal debtors. Where two Any persons agreement, are acting as joint principal debtors. अब यहाँ पर दो प्रिंसिपल डेटर है, अपन ने पढ़ा है ना, जॉइंट प्रोमिसर्स एंड जॉइंट प्रोमिसीज। जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है सर? कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, पर्सन नंबर ए बी और सी मिलके पर्सन नंबर एक्स को वादा करते हैं, तो ये क्या हो गए रे? ये हो गए जॉइंट प्रोमिसर्स, ठीक है। तो सर अभी उस सिचुएशन में से एक पार्ट उठा है, पीडी नंबर 1 और पीडी नंबर 2 ने मिलके लोन लिया था एक बैंक से। ऐसा होता है ना, एक हस्बैंड है और एक वाइफ है, उन्होंने मिलके अपना घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था, ऐसा हो सकता है ना, तो ये जॉइंट प्रिंसिपल डेटर्स हो गए, ठीक है। सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जहां पर टू पर्संस आर एक्टिंग एज जॉइंट प्रिंसिपल डेटर्स। आगे पढ़ भाई। any arrangement or contract between both of them that one would be primarily liable and another would be liable only on default of the first one, that is another would liable and another would liable and another would be liable, another would act as a surety for the first. देखो ये जो डेढ़ शाणे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये प्रिंसिपल डेटर 1 प्लस प्रिंसिपल डेटर 2 ने मिलके एक कोई ऐसा अरेंजमेंट किया, क्रेडिटर से लोन लिया, गारंटर या श्योरिटी यहाँ पर बैठा है, ठीक है, या इधर गारंटी श्योरिटी नहीं, इन्होंने आपस में एक अरेंजमेंट किया कि चुकाना तो देखो हम दोनों को है, क्योंकि हम दोनों प्रिंसिपल डेटर 1 और 2 है, लेकिन इन्होंने आपस में क्या अग्रीमेंट कर लिया ऐसा कि प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस लोन को चुकाने की पीडी 1 की होगी, और यदि ये फेल होगा तो पीडी 2 चुकाएगा, प्रिंसिपल डेटर 2 चुकाएगा। दैट मीन्स प्रिंसिपल डेटर 2 इज एक्टिंग एज अ श्योरिटी फॉर फेलियर ऑफ प्रिंसिपल डेटर 1। इन्होंने एग्रीमेंट, समझ में आया इन दोनों ने क्या शाणपत्ती करी, इन दोनों ने क्या डॉट होशियारी करी, क्या डेढ़ होशियारी करी, कि सर है तो प्रिंसिपल डेटर 1 और 2 दोनों, लेकिन इन्होंने आपस में एक अरेंजमेंट क्या कर दिया कि प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर 1 की है चुकाने की, यदि वो फेल हो जाता है चुकाने में तो प्रिंसिपल डेटर 2 आएगा और उसके बिहाफ पे चुकाएगा, यानी कि पीडी 2 इज एक्टिंग एज अ श्योरिटी फॉर पीडी 1। तो फिर अब क्या होता है, द लाइबिलिटी of each of such two PDs to the creditor under the first contract is not affected by the existence of the second contract। यानी कि सर ये PD1 और PD2 बरोबर बरोबर लाइबल रहेंगे अपना अपना पैसा या जॉइंटली चुकाने को। ये इन्होंने आपस में ये जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है ना आपस में कि मैं तभी लाइबल होऊंगा जब तू फेल होगा, इससे क्रेडिटर के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे क्रेडिटर के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन्होंने आपस में बनाया है। मेन कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया होता तो अलग बात थी, लेकिन इन्होंने आपस में बनाया है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस पढ़ो, the liability of each of such two PDs to the creditor under the first contract is not affected by the existence of the second contract, जहां पर बोला जाता है कि PD2 तभी लायबल होगा जब PD1 फेल हो जाएगा पैसा चुकाने में। Although such third person may have been aware of its existence, भले ही क्रेडिटर को पता है कि इनके बीच में ऐसा एग्जिस्टेंस है, तो भी सर क्रेडिटर के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस रिया, क्या प्रॉब्लम हुई? और जैसे PD1 और PD2 के केस में फिर श्योरिटी नहीं होगा ना? PD1 और PD2 के केस में यहाँ हम श्योरिटी का एंगल ला ही नहीं रहे हैं बेटा, अलग से थर्ड पर्सन का एज अ श्योरिटी का एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की बात कर रहे हैं जहां PD1 प्लस PD2 ने मिलके बैंक से लोन लिया था, यह इस सेपरेट पर्सन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी यहाँ पर। इन्होंने एक सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्या बना लिया, इन्होंने एक सेकंड कॉन्ट्रैक्ट क्या बना लिया कि PD1 की प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट की, यदि वो फेल होता है तो PD2 चुकाएगा। अरे भाई तुम दोनों बरोबर बरोबर रेस्पॉन्सिबल हो जहां तक बैंक का सवाल है, तुमने आपस में कोई अरेंजमेंट कर लिया, इससे बैंक के राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो तुम दोनों को प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल बना के तुमसे पैसा वसूल सकता है, तुम्हारे तो आपस के सर अरेंजमेंट से क्रेडिटर के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिया समझ में आया? हाँ, बट सर अगर PD2 भी पे नहीं कर पाया तो? PD2 भी पे नहीं कर पाया
तो सर या तो इन्होंने तीसरी कोई सिक्योरिटी दे रखी है तो उसको इन्वोक किया जाएगा, या इन्होंने यहाँ पर कुछ गिरवी रखवा है तो उस गिरवी चीज को बेच के पैसा वसूला जाएगा, या फिर कुछ भी नहीं है, बैंक इतना बेवकूफ तो नहीं है कि तुमको लोन यूं ही दे देगा, चलो ऐसा कर लेगा या ऐसा कर लेगा, और फिर भी लोन बाकी है तो इनके खिलाफ केस तो चलता ही रहेगा, केस से वसूलेगा। बात समझ रही है? चलिए ये भी हो गया। तो अपन ने कर लिया लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरली लायबल नॉट इफेक्टेड बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन कैन बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। इससे क्रेडिटर के राइट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले क्रेडिटर को पता है नहीं पता है अरेंजमेंट तो भी फर्क नहीं पड़ता है, पता भी है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, उसका राइट तो है वो दोनों से पैसा वसूल सकता है। अब नेक्स्ट पार्ट अपने को चालू करना है राइट्स ऑफ श्योरिटी कि सर अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था अभी, अपन ने ऊपर पढ़ा था श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसी है, किस हिसाब से डिसाइड होगी। अब अपन श्योरिटी के राइट्स पढ़ने वाले हैं। मेन चीज तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हीरो कौन है, गारंटर ही तो है, सब कुछ उसके आसपास ही तो घूमेगा, ठीक है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी पढ़ ली कैसे कैसे हो सकती है, तो श्योरिटी के राइट्स पढ़ लेते हैं। ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, एक्सप्लेन द राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो ये भी बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा जो अब अपन पढ़ने वाले हैं। केवल क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है राइट्स ऑफ श्योरिटी पे। तो राइट्स ऑफ श्योरिटी या राइट्स ऑफ गारंटर सर किसके किसके खिलाफ होते हैं, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट दी क्रेडिटर, अगेंस्ट दी को श्योरिटीज, तीन जनों के खिलाफ अगेंस्ट उसके राइट्स होते हैं। आइए पढ़ते हैं, एक बार रीजॉइन कर लो, टाइम खत्म हो गया, फिर सेम लिंक पे वापस पढ़ना स्टार्ट करते हैं।